नमस्कार दोस्तों। चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता है मैं बता दूं, इस सीरीज़ में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले 31 वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से उन टॉपिक्स को समझ रहे हैं जहां से यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछ रही है। उन तथ्यों को देख रहे हैं जो कई बार रिपीट हो रहे हैं, और ख़ास तौर से उस पैटर्न को भी समझ रहे हैं जो यूपीएससी का स्टाइल है। वो कंसेप्ट समझ रहे हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का जो प्रश्न है उसे ध्यान से समझिए। इस पैटर्न पर यूपीएससी हर साल एक प्रश्न पूछती है। प्रश्न क्या है? भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ठीक, 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसके पहले भी इसके बाद भी इस पैटर्न पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला कथन क्या है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। ठीक, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। और तीसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। अब कथनों पे नहीं जाते हैं, पहले मतलब यहाँ कूट पे नहीं जाते, पहले इन कथनों को समझते हैं कि यूपीएससी का स्टाइल क्या है। सबसे पहली चीज़, क्या आपसे फिर से ड्यूगोंग के बारे में पूछा जा सकता है? तो इसके बारे में कहा जाएगा जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन पर कई बार प्रश्न पूछा गया। जैसे चीता पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा के, डॉल्फिन पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, गेंडा पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस पे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन बात ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि जब भी पूछा गया था इस ड्यूगोंग के बारे में, क्यों पूछा गया होगा? जब आप इस प्रश्न का जवाब खोजने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उस समय किसी न किसी वजह से चर्चा में रहा होगा ये जीव। ठीक है, तो करंट अफेयर में जो जीव चर्चा में रहते हैं, जिनके संरक्षण की बातें होती हैं, जिनका कोई सर्वे हुआ है या उनके संरक्षण के लिए कोई योजना आई है, उनके प्रश्न में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए इसके पीछे पड़ने के बजाय आप अभी जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें देखिए कि अभी सरकार किस जीव के संरक्षण की ज़्यादा बातें कर रही है, किसके सामने ज़्यादा खतरे हैं, किसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। और जब ये आप पकड़ लेंगे तब आप कथनों पे आते हैं। मैंने अभी जो टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, सीरीज़ चल रही है, वीडियोज़ आ रही हैं। तो उसमें क्या पूछा जाता है कि इसकी विशेषताओं के बारे में आप थोड़ा बहुत जानिए। जैसे जो ड्यूगोंग है, क्या ये शाकाहारी है? दूसरी चीज़ जो मैंने बार बार आपसे कही है कि यह कहाँ पाया जाता है, यह जीव कहाँ मिलेगा। यूपीएससी ने इसको लेकर कथन बना दिया कि भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। एक बात यह है, लेकिन इसी में यूपीएससी का एक और स्टाइल छुपा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना, पूरे समुद्र तट के साथ, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है। और आप जानते हैं, थोड़ा बहुत भी आपने समय दिया है पीवाईक्यू में, तो आप जानते हैं यूपीएससी का एक बहुत पुराना स्टाइल है कि वो जब कथन वाले प्रश्न पूछती है तो उसमें ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे एकदम एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल करती है कि ऐसा ही होता है, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, या पूरे देश भर में चीज़ होती है, या फिर कहीं नहीं होता है। ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, वहाँ अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो डाउट करने की ज़रूरत होती है कि सच में पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है कि किसी खास जगह पे पाया जाता है। ये आपको समझने वाली बात है। बाकी बहुत सारे जीव जब आप पढ़ते हैं और उसकी चर्चा ज़्यादातर आप देखते हैं न्यूज़ में है, सरकार उसके लिए बहुत कदम उठा रही है कि कुछ किया जाए, संरक्षित किया जाए। तो ज़्यादातर ऐसे जीव होते हैं जिनको आप खोजने जाएंगे तो जो हमारा कानून है वन्य जीव संरक्षण के लिए, उसकी अनुसूची 1 में पाए जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाकी अनुसूचियों में भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जीव है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी में रखे गए हैं। तो आज तक जितनी बार ये कथन पूछा गया किसी जीव के बारे में, आप पीवाईक्यू देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादातर ये सही बात है कि उसको इसी में रखा गया है। तो आपको ये बातें समझ में आई। अब चलते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, ताकि जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे हल कर सकें। पहली बात, ये जो है एक स्तनधारी है, ये आप जान गए। ठीक, मैमल है। इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से इस पर 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, समुद्री गाय के नाम पर भी क्वेश्चन आया है। ठीक, एक चीज़ और जान लीजिए इसके बारे में। ये जो है ना,
समुद्र में बहुत गहरे जल में निवास नहीं करती। बहुत सारे समुद्री जीवों के बारे में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये पूछ लिया जाता है कि ये जल में तो हैं, ठीक है, लेकिन किस तरह के जल में? जल के ऊपरी हिस्से में रहते हैं कि बहुत गहराई में जहाँ अंधेरा है, रोशनी नहीं जा सकती, वहाँ रहते हैं? इस तरह की जानकारी काम आती है। तो उथले जो जल हैं, जैसे किनारा आप कह लीजिए, वहाँ पे उसके आसपास रहते हैं। और जो समुद्री घास है, जो एल्गी है, वो इसका भोजन है। यानी कि यह एक शाकाहारी समुद्री जीव है। ये मछलियाँ नहीं खाएगा, कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, ठीक है। ये जो भी शाकाहारी चीज़ें हैं, जैसे अंदर समुद्र में घास उगी है, शैवाल है, उसको खा के जीवित रहता है। इसीलिए भी इसको समुद्री गाय कहते हैं। देखने में भी थोड़ा बहुत, अब जब आप देखेंगे ब्राउन कलर का, कहीं कहीं वाइट कलर का दिखा देगा, तो आपको लगेगा कि गाय जैसा है, ठीक। अब देखिए, वर्तमान में अगर भारतीय तटों की बात की जाए, अगर कथन में ऐसा होता कि ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, तो भी आपको डाउट करना चाहिए था। हालांकि पूछा नहीं यूपीएससी ने, आगे हो सकता है पूछ ले। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाती है। बाकी कई जगहों पे ये विलुप्त भी हो रही है धीरे धीरे। तो ये क्लियर हो गया। एक मिनट रुकिए। हाँ, कहाँ थे हम? तो कई जगहों पे इसका शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तेल के लिए, मांस के लिए। तो वहाँ पे इनकी संख्या घट रही है, नहीं मिलते वहाँ पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बाकी जो अधिनियम है 1972 वाला, उसके अनुसूची 1 में डाला गया है इसको। बाकी ये जो कथन था उसको थोड़ा और विस्तार से यहाँ पे लिख दिया गया कि भाई यहाँ यहाँ पाया जाता है। क्लियर हो गया। आज एक और प्रश्न हम ले रहे हैं पॉलिटी का, और उसे भी समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप यूपीएससी के पॉलिटी के प्रश्न देखें और पीसीएस एग्ज़ाम्स के, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी, तो एक चीज़ आपको बहुत साफ साफ दिखाई देगी, अंतर। हालांकि अब यूपीएससी भी तथ्य पूछने लगी है, लेकिन ज़्यादातर यूपीएससी का जोर होता है आप उस कंसेप्ट को समझें जिसके आधार पर व्यवस्था बनी है। पीसीएस में क्या होता है कि जिस आर्टिकल, जिस तथ्य पे व्यवस्था चल रही है, डायरेक्ट उसी पे प्रश्न पूछा जाता है। तो फिलहाल यूपीएससी ने इसमें क्या चालाकी किया, 1997 का प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा? पहली चीज, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अब इस चीज़ को आप समझिए, ये लाइन क्या कह रही है। इसे समझने के लिए बकायदा एक सीन आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। किसी की भी सरकार हो, मतलब किसी भी दल की सरकार हो, विपक्ष वाले उसके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि भाई देश की जनता का आप पर विश्वास नहीं रहा। एक बार वोटिंग करा के देख लीजिए, अगर हमारे पक्ष में वोटिंग हो जाती है, यानी कि ये मानने वाले लोग ज़्यादा हैं कि सरकार के पक्ष में बहुमत नहीं है, तो सरकार गिर जाएगी, ठीक। उसके लिए वोटिंग होती है। अब उस वोटिंग के दौरान सीन ऐसा है कि भाई सरकार के जो पक्ष में है वो वोट डालेंगे कि नहीं भाई विश्वास है, और जो विपक्ष में है वो कहेंगे कि नहीं विश्वास नहीं है। इसमें जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है वो भी तो किसी दल का है। अब किसी दल का क्या मतलब, जिस दल की सरकार है उसी में वो शामिल है। जैसे वर्तमान में आप देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं उसी दल के हैं, पक्ष में वही लोग हैं। तो अब क्या होगा कि इस व्यक्ति को भी वोट डालने का अधिकार है कि नहीं, ये समझना है कि भाई हम भी इसी में शामिल हैं, हम भी अपने पक्ष में वोट डालेंगे। पता चले एक ही वोट की ज़रूरत है और नहीं डाले, फिर गड़बड़ा गया, ठीक। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्हिप आपने सुना होगा, जो राजनीतिक दल, ये बहुत सीरियस मामला है। तो राजनीतिक दल व्हिप जारी करते हैं, उस पर यूपीएससी ने 2 बार प्रश्न पूछे हैं, सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नहीं। कई बार ऐसे सीन बनते हैं जब इसकी ज़रूरत होती है कि दल चाहते हैं कि हमारे पक्ष का एक भी आदमी, एक भी जो सांसद है वो अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। अगर इस दिन नहीं आए संसद में तो हम मान लेंगे कि तुम सामने वाली पार्टी से मिले हुए हो, उसके कहने पर नहीं आए थे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। या फिर उनके पक्ष में वोट दिए तभी मान लेंगे तुमने दल बदल किया है, तो उनकी सदस्यता जा सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो वो एक सीन इसी से संबंधित है। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि सब लोग आ गए हैं, दोनों पक्ष आ गए हैं, अब प्रधानमंत्री भी वहाँ खड़े हैं।
क्या वो अपने पक्ष में वोट दे सकेंगे? एक चीज़ यह है। दूसरी चीज़, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। कभी आपने बजट देखा है? बजट का मतलब देखने का मतलब ये कि जब बजट आता है तो क्या वो प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, उसमें बोलते हैं कि नहीं? ये भी एक सीन है जो आपको समझना है, ऐसा होता है कि नहीं है। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ राज्यसभा में बोल रहे हैं? उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा। ये भी एक सीन है, ये समझने वाली चीज़ है, ये किताबों में सीधा सीधा नहीं मिलता है। और उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना होगा। क्या ऐसा है? अब ध्यान से समझिए। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? ये जो पहली लाइन है ना, इसी में गड़बड़ है। मामला ये है कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि देखिए, दो सदन है, मान लेते हैं ये सदन है, ये नीचे वाला लोकसभा है, ऊपर वाला राज्यसभा है। सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति है वो लोकसभा का सदस्य होता है। नॉर्मली ऐसा होता है, मतलब वोटिंग होती है, चुनाव होता है, जीत के जाता है, बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा में। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसा सीन बन सकता है कि भाई व्यक्ति लोकसभा में चुन के नहीं आया, हो सकता है पहले से राज्यसभा के सदस्य हों या फिर राज्यसभा में अभी भी चुन के आए हों, या ऐसी भी व्यवस्था है कि किसी भी सदन के अगर सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के लिए भी ऐसी व्यवस्था है। उस स्थिति में क्या होता है कि आप 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन के रह सकते हैं। अपने मन से नहीं कि कोई भी उठ के चला गया कि हमें कर दीजिए। जो बहुमत दल है, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं, वो कहे कि भाई हमारे लोगों में अभी कोई योग्य व्यक्ति वैसा नहीं दिख रहा है, एक आदमी है जो हमारे ही विचारधारा के हैं, अपने ही आदमी है, उनको हम बना देते हैं 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री। और 6 महीने में किसी भी तरीके से कहीं वोटिंग हो, बाई इलेक्शन हो, या राज्यसभा में सीट खाली है वहाँ पे, तो उनको हम दोबारा से वहाँ से जितवा के और चाहे तो 5 सालों के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर ऐसा संभव नहीं हुआ तो 6 महीने बाद फिर सीट खाली करें। एक कंसेप्ट ये है, ये समझ लीजिए। लेकिन वापस आए तो ये जो लोकसभा की बात है ना, इसके लिए ऐसा कहा गया है कि अगर व्यक्ति लोकसभा से चुन के आया है, लोगों ने उसे चुन के भेजा है लोकसभा में, और उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, तो उसे अधिकार है कि वो अपने पक्ष में वोट देगा। समझ रहे हैं? लेकिन यही चीज़ अगर कोई राज्यसभा का व्यक्ति है, उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया है, तो उसे ये अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये जो कथन है ये आपके लिए सही कथन हो जाएगा। इन तीनों का क्या? इन तीनों का यही है कि अभी आप देख लीजिए यूट्यूब पे ही या कहीं से भी देखेंगे, जब बजट आता है ना तो वो भी बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो बजट पर तो वो बोल सकते हैं। केवल उच्च सदन को भाई ज़्यादातर वो लोकसभा में ही बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल वो राज्यसभा में ही अपना वक्तव्य दे सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। और ये कहा गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद, यहाँ ध्यान दीजिए, ये यही गड़बड़ होता है। ये यूपीएससी की सबसे खास चालाकी है। आपने दनादन ऐसे पढ़ा और यहाँ लगा यार सही हो सकता है, तब तक ये कथन आ गया, और ये कथन ज़्यादातर लोग करेंगे सही, हालांकि वो गलत हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि ये लाइन अपने आप में बहुत अच्छी लाइन है, अब बिल्कुल सही है, आपने इसको 100 बार पढ़ा है। दिक्कत ये है कि यहाँ आते आते आप ये बात भूल चुके हैं कि कथन में कहा गया है कि उच्च सदन का व्यक्ति है वो। ये लाइन आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगी, हमारी नोट में भी मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। भाई अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है तो उसे शपथ ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनाना होगा। हालांकि निम्न सदन भी आप ना कहें, आप कहें कि संसद का सदस्य बनाना होगा, तो यहाँ फिसलने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, मतलब वो संसद का सदस्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे 6 महीने बाद लोकसभा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो राज्यसभा का अपना टेन्योर पूरा करेगा। जैसे अब हो सकता है कि उसके बाद वहाँ से पूरा हो गया, रिटायर हो गए, तब देखा जाएगा कि कौन सा नियम लागू होगा, इनको दोबारा चुन के वहाँ भेजा जाए कि लोकसभा में, तब तक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस मामले में ये जो लाइन है कि उच्च सदन का व्यक्ति है प्रधानमंत्री बना है, उस मामले में ये बात गलत है। ठीक, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए यहाँ से।
यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। कब दे पाएंगे? तभी वोट दे पाएंगे जब वो लोकसभा के सदस्य। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, मंत्रिपरिषद सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पीसीएस में खूब पूछा जाता है, खास तौर से जब दो ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएं कि लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति, तब आपको विशेष रूप से लोकसभा चुनना होता है। अगर ऑप्शन में लोकसभा नहीं दिया है और संसद दिया है तो संसद चुन सकते हैं। ठीक है, यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है तो सरकार गिर जाएगी। असली बात लोकसभा में ही है, लोकसभा में खेल चल रहा है इसका। बाकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, अनुच्छेद 74 के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और उसके जो प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मतलब ये है, इस लाइन से ये दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका का जो प्रधान है, सच मायने में हालांकि मोहर ही है, ठप्पा है, लेकिन वो कौन है? राष्ट्रपति हैं। उनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का एक झुंड लेकर प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, लेकिन असली पावर जो है प्रैक्टिकली प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अनुच्छेद 75 में एक बात कही गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अपने मन से नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। बहुमत दल का जो मतलब नेता होगा उसे ये करते हैं। और इसका भी एक ये है कि भाई ऐसा हो गया है कि त्रिशंकु बन गई है लोकसभा में व्यवस्था कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है, तो इस तरह से कुछ ऐसा सीन बन सकता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। ये व्यवस्था है और इस पर भी प्रश्न बनाए गए, तो एक कंसेप्ट ये भी समझ लीजिए। ठीक, प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जो है, ये भी बढ़िया कंसेप्ट है कि अगर प्रधानमंत्री ने पद त्याग दिया अपना, तो ये जो झुंड बना है मंत्रिमंडल जिसको हम कह रहे हैं मंत्रियों का, ये अपने आप बिखर जाएगा। उसके बाद अगर नया कोई प्रधानमंत्री बना तो यही मंत्रिमंडल नहीं रहेगा, वो अपना नया मंत्रिमंडल खुद बनाएगा, राष्ट्रपति से कहेगा कि सर ये लोग हमारे टीम में हैं और इनको मैं फला फला मंत्री बनाना चाहता हूँ और आप सिग्नेचर कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो ऐसा व्यवस्था है ऐसी। तो आज बस इतना ही है। इस सीरीज़ को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद कर रहे हैं तो भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जुड़े रहिए और टॉप 300 की जो सीरीज़ चल रही है उसे भी लगातार देखिए। एडवांस में सारी PDF नोट दी गई हैं, तो उसकी जानकारी के लिए आपको इसी वीडियो के कमेंट में जाना है, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और जल्दी से, अभी समय है, जल्दी से नोट ले लेंगे अभी तो आपके पास रिवीजन का पर्याप्त समय बचेगा। तो जल्दी जल्दी रिवाइज़ करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है जी, तो फिलहाल आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।